गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 5 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक देखिए। जितने भी फैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां से पीडीएफ भी ले लीजिएगा और मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कीजिए। डेफिनेटली आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो यहां पर सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस इंडेक्स को जारी करती है। यह ऑर्गेनाइजेशन प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करने का काम करती है और यह देखती है कि किस देश में प्रेस को सबसे ज्यादा फ्रीडम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इन सभी इंडिकेटर्स के आधार पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2026 में इस इंडेक्स में 180 देशों को रैंक किया गया और 180 देशों में इंडिया को 157th रैंक पर रखा गया है, 157वीं रैंक पर। आपको पता है 2025 में जब ये इंडेक्स आया था ना, तब इंडिया की रैंक थी 151 और इस बार हमारी रैंक गिरकर हो गई है 157। कितनी रैंक का नुकसान हुआ है? 6 रैंक का नुकसान हुआ है इस बार हमको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। याद रहेगा? ठीक है। जारी कौन करता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है। 180 देशों में इस बार इंडिया को 157th रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2025 में हमारी रैंक थी 151, मतलब 6 रैंक की गिरावट हुई है। भारत को इस इंडेक्स में वेरी सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता मतलब कमजोर स्थिति में, ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये एक वेरी सीरियस कैटेगरी है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट 50% देशों को वेरी सीरियस कैटेगरी में ही रखा गया है, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, तो हर साल ये इंडेक्स जारी किया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया है इसके आधार क्या है, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। तो अगर हम यहां पर टॉप परफॉर्मर देखें जो इस इंडेक्स में टॉप 3 पर है, तो पहले नंबर पर है नॉर्वे। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में सबसे टॉप पर जो कंट्री है यह है नॉर्वे। लगातार काफी सालों से नॉर्वे इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। सेकंड पर है नीदरलैंड और थर्ड पर है एस्टोनिया। टॉप 3 कंट्री हो गई। सबसे लास्ट 180 रैंक पर रखा गया है इरिट्रिया को। ये 180 नंबर पर है सबसे लास्ट में। अब अगर हम इंडिया का जिग-जैग देखें तो देखिए 2024 में हमारी रैंक थी 159, ये काफी कम थी। फिर 2025 में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 151 रैंक पर हम आ जाते हैं। 8 रैंक की हमारी सुधार हो जाती है। लेकिन इस बार फिर से हम एक बार गिरते हैं और हमको नुकसान होता है इस बार 6 रैंक का इस इंडेक्स में। तो 2025 से अगर हम कंपेयर करते तो इस बार हमारी रैंक 6 रैंक की गिरावट हुई है, ये हमको याद रखना चाहिए। अब इंडिया की नेबर कंट्रीज से क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया की नेबर कंट्रीज की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर इंडिया की नेबर कंट्री पे जाते हैं तो चाइना 178 रैंक पर है, चाइना लास्ट से थर्ड। नेपाल की बात करें 87 रैंक पर है। इसके अलावा भूटान की बात करें 150 रैंक पर है। म्यांमार 166 रैंक पर है। बांग्लादेश 152 रैंक पर है और वहीं पर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये 153 रैंक पर रखा गया है, 153वीं रैंक पर। अगर हम जो हमारे मरीन नेबर हैं, जो हमारे जिनकी सीमाएं हमारे मतलब हम समुद्री सीमा से साझा होते हैं डायरेक्ट, तो श्रीलंका को 134 रैंक पर रखा गया है और मालदीव को 108 रैंक पर रखा गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इंडेक्स जारी करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक होते हैं गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। रिसेंटली एक नए डिप्टी गवर्नर बने हैं जिनका नाम है रोहित जैन और इन्होंने रिप्लेस किया है टी रविशंकर को।
तो रोहित जैन भारत के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक है वर्तमान में, ठीक है ना। 3 साल की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई है आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में। आरबीआई के ये वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे और अब ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं, क्योंकि टी रविशंकर ये लास्ट मंथ ही रिटायर हुए हैं, तो अब इनके बाद मई मंथ में ज्वाइन किया है डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन ने। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम कैजुअली इसकी बात करते हैं तो गठन हमको पता है, काफी बार हमने पढ़ा है। 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1935 में आरबीआई बना। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर वैसे कोलकाता था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। 2 साल बाद मुंबई आ गया था। वर्तमान में मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है आरबीआई का। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो स्वामीनाथन जे, डॉक्टर पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, ये 3 हो गए, और एक जो नए अपॉइंट हुए हैं ये है रोहित जैन। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर के पद पर देखने को मिलते हैं आरबीआई में। नया अपॉइंटमेंट है रोहित जैन का। भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है? इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट यह बना है भारत का सिक्किम राज्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सिक्किम में जो कोर्ट है उनमें अब पेपर का यूज नहीं किया जाएगा ऑफिशियल कामों के लिए। जो प्रशासनिक कार्य जो कि जुडिशरी में होते हैं उनमें अब पेपर का यूज बिल्कुल बंद कर दिया गया है। न्यायालय में पेपर का उपयोग लगभग खत्म कर दिया गया है सिक्किम राज्य में। तो इस तरीके से सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट बन गया है। यहां पर ई फाइलिंग, डिजिटल केस मैनेजमेंट, ऑनलाइन एक्सेस जैसे सिस्टम को लागू किया गया ताकि जो न्याय प्रक्रिया है और ज्यादा तेज हो सके, ट्रांसपेरेंसी उसमें लाई जा सके। तो पेपर बेस्ड सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। सारे काम को डिजिटली शिफ्ट कर दिया गया है सिक्किम के न्यायालयों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अदर कोर्ट हो, तो वहां पर सारे काम अब पेपरलेस किए जाएंगे। तो इस तरीके से सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट बना है। आपको पता है कुछ समय पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। जब क्वेश्चन आता है भारत का पहला पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी है, तो भारत की पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो हम केरल में गए थे, वायनाड में। केरल के वायनाड में कल्पेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यह भारत की पेपरलेस, इंडिया की पहली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पूरी तरीके से। केरला के वायनाड में कल्पेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। सिक्किम की फॉर्मल इंफॉर्मेशन देखें तो 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य बना था, भारत का 22वां राज्य बना था 36 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। गंगटोक इसकी कैपिटल है। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम के पद पर हैं। सिक्किम में विधानसभा की सीटों की संख्या है 32 और लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट देखने को मिलती है सिक्किम में। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाइए। ये थोड़ा सा हमको पेयर बनाना है। अब देखिए आपको सभी को पता है 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट आ गए हैं 4 मई को। लास्ट डे लेट नाइट तक काफी काउंटिंग जारी थी काफी राज्यों में, तो इसलिए हमने अभी कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीती है, किस पार्टी को आया है, ठीक है, सबसे बहुमत में कौन रही, इनसे रिलेटेड डेटा को अभी कलेक्ट नहीं किया है। इसको हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। आज पूरा जब सारी डिटेल ऑफिशियल साइट्स पे आ जाएगी तो मैं आपको फाइनली कल बता दूंगा कि किस पार्टी ने किस राज्य में गवर्नमेंट बनाई और कितनी सीटें जीती। वैसे वेस्ट बंगाल में और असम में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है बहुमत के साथ। पौंडीचेरी में भी बीजेपी का अलायंस जो है उसकी गवर्नमेंट है। तमिलनाडु की बात करें तो विजय थलपति की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, सबसे ज्यादा सीटें उनकी है। तो जोड़ तोड़ करके विजय थलपति की पार्टी वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। और वहीं पर केरला की बात करें तो जो कांग्रेस का अलायंस है वहां पर उनकी बहुमत की सरकार आने वाली है। कल हम पूरी सीटों की बात कर लेंगे किसको कितनी मिली है, पर आज यहां पर एक कैजुअल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं विधानसभा सीटों से, ठीक है। और कल हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे इलेक्शन में क्या रिजल्ट रहा। तो देखिए यहां पर 4 राज्य, वैसे 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, पौंडीचेरी में भी हुए हैं। 4 राज्य और उसकी विधानसभा सीटों की यहां पर पेयर पूछा गया है।
तो आइए देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कितनी विधानसभा सीटें? वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। तो ए का हो जाएगा यहां पर, इधर ले लेते हैं हम, ए का हो जाएगा 3। ओके, फिर केरला की बात करें तो केरला में विधानसभा की सीटें हैं कितनी? 140, तो बी का हो जाएगा 4। इसके बाद असम की बात करें तो असम में विधानसभा की सीटें हैं 126, सी का हो जाएगा यहां पर 1। और तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर विधानसभा की सीटें हैं 234, तो डी का हो जाएगा 2। अब यहां पर देख लो ये पेयर मिल पा रहा है क्या? तो ये पेयर बिल्कुल मिलेगा आपको ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए। यहां पर वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में 294 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा की सीटें हैं। केरला में 140 विधानसभा की सीटें हैं, असम में 126 और तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है। अब जो भी यहां पर सीएम बनेगा, गवर्नर से शपथ लेगा, तो हम यहां पर गवर्नर की भी बात कर लेते हैं। असम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में। केरला के गवर्नमेंट है केरला में गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तमिलनाडु में गवर्नर एडिशनल चार्ज राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास में ही है, एडिशनल चार्ज है तमिलनाडु में इनके पास। ठीक है, तमिलनाडु में पहले गवर्नर आर.एन. रवि थे, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल ट्रांसफर कर दिया गया था इलेक्शन के पहले, तो एडिशनल चार्ज राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को दे दिया गया था। तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज ये संभाल रहे हैं। तो अब पश्चिम बंगाल के कौन हो गए? आर.एन. रवि, जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे, अब ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। पौंडीचेरी, इसकी बात कर ले तो पौंडीचेरी में विधानसभा सीटों पर इलेक्शन है 30 पर। 3 नॉमिनेट सीट होती है यहां पर, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, पर 30 सीटों पे यहां पर इलेक्शन करवाए गए थे। पौंडीचेरी में 5 सीटें जो है वो रिजर्व्ड है टोटल, लेकिन 3 नॉमिनेट सीट है, ये याद रखिएगा। इलेक्शन 30 पर हुए। पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर कैलाश नाथन, ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी के। तो ये बेसिक सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाती है। रिजल्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक आइए आपको बता देता हूं, आज आपके लिए ऑफर ऑफ द डे में आप कंप्लीट जीके जीएस के ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। समर सेल चल रही है आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो आप एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ कंप्लीट जीके जीएस ई बुक कलेक्शन का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, हर एग्जाम के लिए आपके बेसिक्स तैयार करने में ये ई बुक मदद करेगी। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक ने भारत का पहला स्टेट लीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी कहां पर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक में स्पेस टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो आपको पता है वो कहां होता है? बेंगलुरु। तो कर्नाटक ने भारत का पहला स्टेट लीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ओके, उद्देश्य क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी को रिसर्च से निकालकर ग्राउंड पे लेके आना, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब जो एक अभी केवल पेपर पर है, जो थीसिस या रिसर्च स्पेस टेक्नोलॉजी की जो अभी तक पेपर पर है, उसे साइंटिस्ट के साथ स्टार्टअप्स के जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ, कंपनीज के साथ मिलकर उसको इंप्लीमेंट किया जाए और ग्राउंड पर उस पर काम किया जा सके। तो यह है स्टेट लीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब जिसको गवर्नमेंट लीड कर रही है, ऐसा एक सेंटर। तो कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी द्वारा सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यह स्थापित किया गया है। तो मेन जो लीड है ये कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट की ये संस्था इसको लीड कर रही है। तो काम कैसे करेगा ये? तो देखिए, जो यूनिवर्सिटीज और साइंटिस्ट है उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जो रिसर्च या इनोवेशन बनाए गए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन्हें स्टार्टअप और कंपनीज के साथ जोड़कर कमर्शियल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, रिसर्च को ऑन बोर्ड लाया जाएगा, ग्राउंड पर उस पर काम किया जाएगा। स्पेस स्टार्टअप को फंडिंग की जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो सभी मिलकर काम कर पाए और उन्हें सहूलियत मिले। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। कर्नाटक सरकार ने इसे हाल ही में शुरू किया है।
आगे चलकर स्पेस टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप की जाएगी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी में इस स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने वाला है। तो जो मेन संस्था है वो है कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी। ये कर्नाटका में 1960 के एक एक्ट के द्वारा गठित की गई थी। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इकोसिस्टम डेवलप करना कर्नाटक में, ये इस संस्था का मुख्य कार्य है। हेडक्वार्टर कर्नाटका के ही बेंगलुरु में देखने को मिलता है। और नेशनल लेवल की भी एक संस्था है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए काम करती है। ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? नॉर्थ टेक सिंपोजियम, इसका आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो हमको यह समझ में आए कि सिंपोजियम एक्चुअल में है क्या। तो एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस आप इसको समझ लो, एक प्रकार का इवेंट समझ लो आप इसको। ओके, एक इवेंट है जहां पर क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं, नॉर्मली कॉन्फ्रेंस है ना। तो आमतौर पर एकेडमिक, रिसर्च और प्रोफेशनल फील्ड में यह आयोजित किया जाता है। तो इसी तरीके का एक नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में इसका 3 दिवसीय सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। एक्चुअल में डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट पर चर्चा के लिए ही इसका आयोजन किया जा रहा है। नाम दिया गया है नॉर्थ टेक सिंपोजियम। उद्देश्य क्या है? डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री या मिलिट्री की जो आवश्यकता है उनके बीच में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। इन प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, टेक्नोलॉजीज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन्हीं सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। तो ये क्या है? नॉर्थ टेक सिंपोजियम, जिसका आयोजन किया गया प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। 284 कंपनियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, भाग ले रही है। इसमें एमएसएमई, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज जो है, स्टार्टअप है, वो सभी यहां पर शामिल है, ताकि डिफेंस के लिए इक्विपमेंट कैसे डेवलप किए जाने, टेक्नोलॉजीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब डॉलर की निवेश योजना की घोषणा की है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने एशिया पैसिफिक रीजन के जो देश है ना, वहां पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी, इनको बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। एक स्कीम है ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक की। तो एशिया और पैसिफिक रीजन में जो देश है उनमें इसको लागू किया जाएगा। 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रीजनल इन्वेस्टमेंट प्लान स्कीम है, जिसको घोषित किया गया। एडीबी के अध्यक्ष मसाटो कांडा, ये आते हैं जापान से, ठीक है। तो इन्होंने अभी समरकंद, उज्बेकिस्तान में एशियन डेवलपमेंट बैंक की 59 एनुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था। यहां पर अनाउंस किया कि 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा एशिया और पैसिफिक रीजन में इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस को बूस्ट मिले, इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कर रहा है। 2 फेज में इस योजना को लागू किया जाएगा। पहले फेज में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ये पेन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव के तहत दिए जाएंगे। फिर दूसरे फेज में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे या डिजिटल जो कनेक्टिविटी है उसको डेवलप करने के लिए खर्च किए जाएंगे। पहला जो 50 बिलियन है उसको समझो, पेन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव, इसके तहत क्या किया जाएगा? 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जो एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज है उनके बीच में जोड़ा जाएगा। 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया जाएगा। 22,000 जो किलोमीटर की है, सर्किट किलोमीटर की है, ट्रांसमिशन जो लाइन्स है उनको बिछाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और लगभग 200 मिलियन लोगों को बिजली की सुविधा दी जाएगी एशिया पैसिफिक ओशन में। तो ये 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्लान है। 8,40,000 तक इसमें जो जॉब्स है वो भी जनरेट होगी, काफी फायदा है। एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे के तहत 200 मिलियन लोगों को पहली बार ब्रॉडबैंड एक्सेस दिया जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी इनको मिलेगी नॉर्मली, और
450 मिलियन लोगों को कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी, 4 मिलियन तक मतलब 40 लाख यहां पर जॉब भी डेवलप हो पाएगी। तो इस तरीके से काम किया जाएगा, 4 मिलियन तक नौकरियां पैदा होगी। तो 2 फेज में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा रहा है, किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशिया पैसिफिक रीजन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक को अगर हम देखते हैं ना, तो ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज में या इस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली ही संस्था है। एशिया पैसिफिक रीजन के 60 प्लस कंट्रीज यहां पर मेंबर है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मसाटो कांडा है, जो कि जापान से आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने हाल ही में कितने दिनों में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड पर 2 दिन में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। 2 रिकॉर्ड बने हैं 2 दिन में। ऑप्शन का है आंसर डी। क्या रिकॉर्ड है? तो देखिए, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहला तो यहां पर 2 इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। एक तो नेशनल फ्लैग, लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास आया है। और सेकेंड, एक टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक, मतलब एक के ऊपर एक ह्यूमन चेन नीचे से ऊपर, तो ये टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये दोनों रिकॉर्ड बने हैं अंडमान निकोबार का एक द्वीप है स्वराज द्वीप, जिसे पहले हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता था, इस पर बनाए गए हैं। तो ये 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 दिन में बने हैं, 2 मई और 3 मई को। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग फहराया गया इंडिया के द्वारा। आकार 60 × 40 मीटर का था इसका, सबसे बड़ा अभी तक अंडर वाटर फ्लैग, नेशनल फ्लैग फहराने का रिकॉर्ड ये इंडिया के पास आया है। तो हैवलॉक आइलैंड की बात करें या स्वराज द्वीप पूछे तो ये कहां पर है? अंडमान निकोबार पर। सेकेंड रिकॉर्ड, टॉलेस्ट ह्यूमन स्टेक अंडर वाटर का रिकॉर्ड बनाया गया। 14 लोगों ने हिस्सा लिया, एक के ऊपर एक खड़े होकर, ठीक है। 3 मिनट तक ये करीब पानी के अंदर बना रहा है, एक पिरामिड जैसा। 22.3 मीटर ऊंचा मानव स्तंभ है ना, मतलब एक के ऊपर एक जब ये पानी के ऊपर अंदर खड़े हुए तो एक मानव स्तंभ की तरह, एक पिल्लर की तरह 22.3 मीटर का पिल्लर था, ह्यूमन पिल्लर, ठीक है। तो ये 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं अंडमान निकोबार पर, याद रहेगा। तो बेसिक फैक्ट याद रखिएगा, द्वीप के बारे में आपको बता ही चुका हूं। अच्छा, अगर कभी अंडमान निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जाए तो ये कौन है? ये DK जोशी है। तो इन्होंने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। देखिए, अंडमान निकोबार में टूरिज्म को बढ़ावा देना है ना, इसके अलावा जो टूरिज्म को डेवलप करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, मरीन इकोनॉमी को डेवलप करना, ये उद्देश्य है इन दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाए जाने का। आगे चलेंगे। दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट कौन सा है? वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट बना है मिशन दृष्टि। इंडिया का एक स्टार्टअप है, इसने इसे डेवलप किया है। इस स्टार्टअप का नाम है गैलेक्सी आइज, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। इसने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट डेवलप किया है, जिसको नाम दिया गया मिशन दृष्टि। और इसे 3 मई को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अमेरिका में जो फ्लोरिडा में एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम है केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन, यहां से लॉन्च किया गया। तो सैटेलाइट का काम क्या है? सभी जो मौसम है, सभी मौसम में डे या नाइट अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, तो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, डे नाइट इमेज भी इजीली क्लिक करके ये हम तक भेज सकता है। तो ये है वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट। सर ये ऑप्टोसार सैटेलाइट क्या है? तो यहां पर 2 वर्ड आ रहे हैं ऑप्टोसार। देखो, एक है ऑप्टिकल और एक है सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। तो ये 2 वर्ड यहां पर देखने को मिल रहे हैं हमें। देखो, ऑप्टिकल जो बोल सकते हैं हम टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है, सूरज की रोशनी से ऑप्टिकल फोटो लेता है, सूरज की रोशनी के परावर्तन के माध्यम से फोटो लेता है। तो ये नॉर्मली दिन में फोटो क्लिक करने के लिए बेस्ट है। जब मौसम खराब हो, बादल हो या रात का टाइम हो, तो ये नॉर्मली इमेजेस क्लिक नहीं कर सकता। अब ऑब्जर्वर सैटेलाइट है तो पृथ्वी की इमेज क्लिक नहीं कर पा रहा है, तो ये अधूरा है। तो फिर सेकेंड कंडीशन आती है जब आता है सिंथेटिक एपर्चर रडार।
अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है कि खुद सिग्नल भेजकर दिन रात में भी पृथ्वी की इमेज क्लिक कर सकता है, बादलों के बीच में भी पृथ्वी की स्पष्ट इमेज को क्लिक कर सकता है। तो इससे ये होगा कि ऑल टाइम वेदर में और दिन रात किसी भी समय, चाहे क्लाउड हो, डार्कनेस हो, क्लियर इमेज कैप्चर कर सकेगा। यही है ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी। तो ये वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है जिसको नाम दिया गया है मिशन दृष्टि, और गैलेक्स आई नाम के स्टार्टअप जो कि बेंगलुरु का है, इसने इसे डेवलप किया है। 3 मई को ये लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है ना। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? फॉल्कन 9, जो कि स्पेस एक्स है ना, ये एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर किस स्थान को घोषित किया गया है? तो पर्ल फार्मिंग क्लस्टर या मोती खेती क्लस्टर इसे कहा जाता है। पर्ल मतलब मोती। तो पर्ल फार्मिंग क्लस्टर इंडिया का पहला घोषित किया गया है हजारीबाग को। और हजारीबाग कहां आता है? तो हजारीबाग आता है भारत के झारखंड राज्य में, है ना। तो हजारीबाग झारखंड को भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसे डेवलप किया गया है और 22 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इसे डेवलप किया जा रहा है। स्टेट और सेंट्रल दोनों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। उद्देश्य क्या है? जो पर्ल फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना, एक्वा कल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना और फार्मर्स की इनकम में बढ़ोतरी करना। तो ये इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर हजारीबाग झारखंड को घोषित किया गया है। देखिए, अगर पर्ल फार्मिंग को समझे ना तो क्या होता है कि जो सीप होती है ना, उसमें आर्टिफिशियल मोतियों की खेती की जाती है। आर्टिफिशियल तरीके से मोती तैयार किए जाते हैं सीप के अंदर। तो ये एक प्रॉपर एक्वाकल्चर का ही हिस्सा है ना। तो इसको डेवलप किया जाता है, मोती उगाए जाते हैं, पर्ल फार्मिंग कहा जाता है। इसमें काफी पैसा है, तो किसानों को एडिशनल इनकम सोर्स मिलता है इससे। तो इसके क्लस्टर के रूप में डेवलप किया गया है हजारीबाग को, झारखंड में स्थित है। 2019-20 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से डेवलप किया गया था क्लस्टर को। अब 30 अगस्त 2024 को ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था। ओके, पहले तो पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर ऑफिशियली इसको क्लस्टर बनाया गया हजारीबाग को, पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसके तहत जो फिशरमैन होते हैं उनको लाभ दिए जाते हैं, उस योजना के तहत ही इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो काफी जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई है पर्ल फार्मिंग की। 132 प्लस फार्मर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है अभी तक हजारीबाग में। कुल मिलाकर 1 लाख पल्स का प्रोडक्शन यहां पर दर्ज किया जा चुका है। तो इंटरेस्टिंग है, यहां पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 2020-21 में शुरू की गई थी। 20,050 करोड़ रुपए बजट इसको आवंटित किया गया था और 2024-25 तक 5 सालों के लिए लाई गई थी। उद्देश्य क्या था? भारत में मत्स्य क्षेत्र का समग्र विकास करना, जिसमें फिशरमैन की इनकम को भी बढ़ावा देना है, ब्लू रिवॉल्यूशन को भी आगे बढ़ाना है। तो इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत शुरू की गई थी। 5 साल के लिए इसका बजट रखा गया था 20,050 करोड़ रुपए। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में यह लागू है। ठीक है, तो यहां पर 5 मई के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल की गई आईएनएस महेंद्रगिरी, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई स्टील्थ फ्रिगेट है। चर्चा मेरा ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मलक्का स्ट्रेट के पास में स्थित है। पंचायत उन्नति सूचकांक में या इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल किया गया? 3635। रवि के ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। द हिंदू ग्रुप के किस प्लेटफॉर्म ने वेन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2026 में बेस्ट न्यूज वेबसाइट और ऐप रिलॉन्च कैटेगरी में गोल्ड जीता है? तो यह है यंग वर्ल्ड क्लब। 11वें हेड्स ऑफ मिशन सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन किया गया नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर गिग वर्कर्स की शिकायतों के निवारण के लिए किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल प्रणाली की शुरुआत की? तो यह राज्य था भारत का कर्नाटका राज्य। फिर
तेलंगाना सरकार ने शिक्षा सामग्री के वितरण के लिए या पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी नई पॉलिसी शुरू की है? तो यह है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। कौन लेकर आया? तेलंगाना गवर्नमेंट। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किसने जारी की? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी का आयोजन किस कार्यक्रम के तहत किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चंडीगढ़ में। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पहला क्वेश्चन था 2025 में मैग्रो सेल इनिशिएटिव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये महाराष्ट्र से जुड़ा है। किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक गोल्ड इंडिया के लिए जीता? तो यह है हरविंदर सिंह। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक लॉन्च किया जाना है? तो यह 2028 तक लॉन्च किया जाना है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को नोट करो, आराम से कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।